जैसा कि आप जान रहे हैं हमारा जो ये कोर्स है BEGC 133 जिसका उन्वान है ब्रिटिश लिटरेचर, यानी कि इसमें हमने अभी तक 3 ब्लॉक्स किए हैं और जो हमारे पास चौथा ब्लॉक है वो है एल्फ्रेड टेनीसन, उसकी एक पोएम है मौत दी अर्थर। तो हमारे पास इस ब्लॉक में 4 यूनिट्स है। जो हमारा पहला यूनिट होगा उसमें हम विक्टोरियन एज के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास यूनिट 2 में हम जो हमारे पास ये जो पोइम है इसको हम रीड करेंगे। उसके बाद हम इसका एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी मेजर थीम्स क्या है या इसमें क्या और सिंबल्स हमारे पास हमें नजर आ रहा है इस पोइम में। लेकिन अब हमारे पास जो पहला यूनिट है वो है विक्टोरियन एज। तो पहले हम विक्टोरियन एज के बारे में बात करेंगे कि what is this Victorian age? Why is this age being called the age of Victorian यानी कि era? तो जब हम विक्टोरियन एज की बात करते हैं तो एक्चुअली ये जो नाम दिया गया है ये एक पीरियड है। जब हम अंग्रेजी लिटरेचर की बात करते हैं तो जो लिटरेचर 1837 से लेकर 1901 तक, फॉर इंस्टेंस अगर हम क्वीन विक्टोरिया रूल कर रही थी ब्रिटेन पे, उसका जो रूल था वो 1837 से लेकर 1901 तक था। तो इट इज ड्यू टू दिस कि क्वीन विक्टोरिया रूल कर रही थी इंग्लैंड पे, तो उसकी वजह से इस एरा को नाम दिया गया है क्वीन विक्टोरिया। तो फिर जब हम यानी कि 1837 से लेके 1901, लेकिन मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस दे बिलीव कि जो ये एज है 1830 से पहले भी है और उसके आगे भी है 1901 से लेके, यानी कि रफली इट इज बीइंग सेड 1820 से लेके 1915 तक विक्टोरियन एज थी। तो उसके बाद वी नो विक्टोरियन एज के बाद हमारे पास मॉडर्न एरा है। तो पहले हम देख लेंगे कि क्वीन विक्टोरिया जो है ये वही दौर है जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे पूरी दुनिया पे। तो ये वही दौर है जब ब्रिटेन की जो मलिका थी उसका नाम था क्वीन विक्टोरिया। तो इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इसकी दौर में आए थे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत सेटअप इसने किए थे। जैसे मोनार्की जो थी उसमें इन्होंने बहुत सारी चेंजेस लाई, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर था। तो ये बहुत तरीकों से इस दौर को हम यानी कि इस दौर को जब हम अच्छे तरीके से देखते हैं तो ये एक रिफॉर्मेशन एज थी इंग्लैंड के लिए। बिकॉज यू विल हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि here we are talking about British literature. We are talking about literature which have been produced by English authors. So obviously when we talk about English authors, we will have to take care of so many things, जैसे कि politics की बात होती है, education की बात होती है, economics की बात होती है, या सोसाइटी में क्या क्या चल रहा था। तो लिटरेचर में आप ये सभी चीजें देखते हो। तो यही एक हाल हमारा एक ट्रेट होता है एक राइटर का कि वो आपको एक ही नॉवल में बहुत सारे इश्यूज के बारे में लिखता है, या आपको वो देखने को मिलता है कि कोई, जैसे हम अभी विक्टोरियन एज की बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे राइटर्स थे, जैसे नॉवेलिस्ट थे, पोइट्स थे, या इवन प्रोज राइटर्स थे। तो मोस्टली ये जो एज है इस एज जब क्वीन विक्टोरिया रूल कर रही थी तो वी ऑल नो कि ये वही दौर था जब जो इंग्लैंड था, ये जो ब्रिटिश था, ये 1/3 यानी कि एक पूरी दुनिया पे इनका दबदबा था, ये राज कर रहे थे। दे वर रूलिंग वन हाफ ऑफ द वर्ल्ड वाज अंडर देयर कंट्रोल। वो तो हिस्ट्री है, वी ऑल नो डैट कि वो इन्होंने कैसे वो रूल जमाया था, कैसे ब्रिटिश एम्पायर एक्सपेंड होता जा रहा था। There are so many factors. One of the factors, if you are going to look at how Britain ruled, couple of continents, for instance, जैसे अगर हम एशिया की बात करेंगे या अफ्रीका की बात करेंगे, जैसे कि एक रीजन ये है कि इकोनॉमिकली जो इंग्लैंड था ये बड़ा साउंड था, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी ये बहुत तरक्की कर रहे थे।
एजुकेशनल सेटअप यानी कि इंस्टीट्यूशंस बड़े ग्रो कर रहे थे, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में बहुत, यानी कि जो से मोनार्की का दौर हुआ करता था पहले पहले, उसमें भी इन्होंने बहुत सारी चेंजेस लाई। तो ये वही दौर था जब औरत को फॉर इंस्टेंस कुछ हुकूक मिल रहे थे। तो उससे पहले शायद जो वुमन थी, इंग्लिश, लेट मी से दिस फैक्ट एक्सप्लिसिटली कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे विक्टोरियन एज की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंग्लैंड की, ब्रिटिश की। सो व्हेन वी से कि तब की औरत की बात या तब की औरत कैसी थी, सो वी आर हियर specifically talking about English woman, a woman which who was living during the 18th and 19th century. So you should not confuse it with other. You should not, compare this woman with other the woman from other continents. तो जब हम ऑब्वियसली अगर ब्रिटिश का फॉर इंस्टेंस अगर हम विक्टोरियन एज की बात करेंगे तो तब जो औरत थी उसको कुछ हुकूक दे रहे थे ब्रिटिशर्स। अगर आप किसी और कंट्री की बात करोगे शायद उतने हुकूक नहीं मिल रहे थे औरत को जितने तब हुकूक मिल रहे थे ब्रिटेन में। तो लेकिन ये इट्स फैक्ट कि वुमन she is being suppressed since ages, since times immemorial. Doesn't matter in which society she lives, doesn't matter whether she belongs to African continent, Asian continent, or even for that matter European continent. तो जब हम क्वीन विक्टोरिया, इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे। जब हम क्वीन विक्टोरिया की बात करते हैं तो इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे ब्रिटिश में। तो उनको हम आगे देखेंगे कि क्या क्या रिफॉर्म्स थे, और एक राइटर जो होता है कि उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, और वो भी हम थोड़ा सा बाद में देख लेंगे। तो अभी हम जैसे विक्टोरियन नॉवल की बात करते हैं हम, क्योंकि हम यहाँ पे वी आर स्पेसिफिकली हियर टॉकिंग, वी आर सपोज्ड टू टॉक अबाउट लॉर्ड एल्बर्ट टेनिसन। चार्ल्स डिकेंस की बात हमने पहले लास्ट लेक्चर में की थी। चार्ल्स डिकेंस एक फेमस विक्टोरियन नॉवेलिस्ट है, उसने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं। तो एक जो राइटर होता है ये अपनी एज को डिस्क्राइब करता है, ये अपनी एज को रिप्रेजेंट करता है। फॉर इंस्टेंस अगर आप चार्ल्स डिकेंस की कोई भी नॉवल ले लोगे, आप डेविड कॉपरफील्ड ले लो, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ले लो, ओलिवर ट्विस्ट ले लो, या इवन फॉर दैट मैटर उसकी एक अच्छी नॉवल है हार्ड टाइम्स। अगर आप हार्ड टाइम्स को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि उस नॉवल में चार्ल्स डिकेंस, वहां पे हमें दिख रहा है कि चार्ल्स डिकेंस एक्चुअली जो एजुकेशनल सेटअप था इंग्लैंड का, इट वाज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, यानी कि वहां पे आप, और उसके साथ साथ हार्ड टाइम्स में आपको ये भी देखने को मिलता है कि जो विक्टोरियन सोसाइटी थी वहां पे जो बच्चे हुआ करते थे, इंस्टेड ऑफ जैसे कि उनको स्कूल में होना चाहिए था, तो लेकिन वो फैक्ट्रीज में काम करने के लिए गए थे, जा रहे थे। तो उसमें बहुत सारे इश्यूज को हाईलाइट चार्ल्स डिकेंस ने किए हैं। जब भी हम किसी राइटर की बात करते हैं, किसी भी राइटर की आप बात कर लो, किसी भी कॉन्टिनेंट से वो ताल्लुक रखता हो, राइटर इज ऑलवेज वो जिस भी सोसाइटी में रहता है, जैसे वहाँ के हालात होते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स की बात करोगे, इकोनॉमिक्स की बात करोगे आप, या इवन सोसाइटियल जो सेटअप होता है वहाँ, उन यानी कि कल्चरल नॉर्म्स उनकी बात करोगे, तो एक जो राइटर होता है ये अपने इर्द गिर्द देखता है कि इसके इर्द गिर्द क्या चीजें हो रही हैं, इसके आसपास क्या हो रहा है, या इवन उसकी लाइफ के साथ खुद क्या हो रहा है, वो उन्हीं चीजों को हमारे सामने लाता है। जैसे चार्ल्स डिकेंस की बात करते हैं, हमने हार्ड टाइम्स की बात की है। इन हार्ड टाइम्स जब आप इस नॉवल को पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है कि वहां पे वो स्कूल एजुकेशनल सिस्टम हमें दिखाता है कि उस जो स्कूल में जो बच्चे होते हैं, जो स्कूल में जो उस्ताद होते हैं, वो इमोशनल साइड को नहीं देखते हैं। दैट एजुकेशन इट्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स, 2 + 2 = 4। तो वैसे ही उस वो यानी कि चार्ल्स डिकेंस का मानना, उस वो जो एजुकेशनल सेटअप हुआ करता था विक्टोरियन सोसाइटी में, इफ यू वांट टू नो कि हाउ वाज द एजुकेशनल सेटअप
during the Victorian era. Then you are having this novel Hard Times. You can read it and you can find out so many aspects of education. जैसे वो ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम कैसे था 18th सेंचुरी में, मे बी जो 18th सेंचुरी इंग्लैंड में जो एजुकेशनल सेटअप था, शायद आप अपने इर्द गिर्द वो आज देख रहे होंगे। तो अच्छा, उसके साथ साथ हम अगर आप उसकी एक और नॉवल है, अच्छी नॉवल है चार्ल्स डिकिंस की, एंड द नॉवल इज अ टेल ऑफ टू सिटीज। उसमें भी बड़े अच्छे तरीके से चार्ल्स डिकिंस विक्टोरियन सोसाइटी की बात करता है। विक्टोरियन सोसाइटी में एक्चुअली जो जनरल ट्रेंड था वो क्या था, वो आपको उस नॉवल में दिखता है। चाहे आप वॉर की बात करोगे, उस नॉवल में जैसे टेल ऑफ टू सिटीज में आपको अगर आप उस इफ यू आर गोइंग टू study that novel, if you are going to read that novel very deeply, thoroughly, तो आपको पता चल जाता है कि वो जो उस नॉवल में आपको पहले ही वो दिखाता है कि जो विक्टोरियन सेटअप था, जो विक्टोरियन सोसाइटी थी, जो विक्टोरियन एज थी, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। Yeah, he's not only talking about, I mean, the maladies of Victorian society in that particular novel. In fact, he's highlighting, he's illustrating जैसे पॉजिटिव साइड भी उसमें वो दिखाता है। इवन आपने उसकी जो फेमस लाइन्स हैं, आपने बहुत बार उन लाइन्स को देखा होगा, पढ़ा होगा, या इन दूसरे लोगों से सुना होगा। Yeah, not only this, you might have used those lines so many times with your own personality, while describing your own situation, or even you might have seen someone talking about those lines, describing any particular situation. For instance, उसमें जो कुछ lines हैं, let me recall those lines. I'm going to जो उसमें वो lines हैं, उसमें जो जो टेल ऑफ टू सिटीज है, उसकी जो बिगनिंग में जो लाइन्स हैं, जैसे वो उस नॉवल ही वो स्टार्ट होती है इन लाइन्स के साथ के इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द एज ऑफ विजडम, इट वाज द एज ऑफ foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair. तो इन लाइन्स को एक्चुअली जैसे कभी कभार आप भी इस्तेमाल करते हो इन लाइन्स को अपनी लाइफ के साथ। फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर हैप्पी समटाइम, अब आप बड़े खुश हो, कोई आपके साथ इंसिडेंट ऐसे हुआ है या आपने कुछ ऐसा अचीव किया है जो आप चाहते थे, तो फिर यू आर हैप्पी। देन यू से कोई दौर आपके साथ ऐसा आता है कि when you are contented, when you are very much जैसे वो हैप्पी, आप यू आर इन द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, तो यू से कि यानी कि या कोई ऐसा दौर होता है या कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो आपको अच्छा होता, आपके लिए अच्छा होता है, आप उसको लाइक करते हो, आप बार बार उसको दोहराना चाहते हो, तो देन यू से यानी कि इट इज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, या इवन इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स। लेकिन या इवन जब चार्ल्स डिकिंस की बात करते हैं हम और इन लाइन्स की बात करते हैं, तो आपने ये याद रखना है एक्चुअली चार्ल्स डिकिंस used these lines, he's here actually referring to Victorian society. He's actually here talking about the Victorian era. I mean, the problems Victorian society faced. I mean, he's also here talking about all the positive aspects of Victorian society. For instance, he says it was the best of times. जब आप नॉवल का मुताला करते हो, नॉवल के तह तक जाते हो, नॉवल को बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हो, जब आप बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस, इसको खुद की इंटरप्रिटेशन देते हो, खुद अच्छे से समझने की कोशिश करते हो, या इवन आप चार्ल्स डिकिंस को अच्छे से पढ़ते हो, विक्टोरियन एज की हिस्ट्री को पढ़ते हो, देन उसके बाद आप ये लाइन्स पढ़ते हो, तो आपको खुद ही समझ आ रहा है कि एक्चुअली जो विक्टोरियन सोसाइटी थी, maybe Charles Dickens might have used these words, it was the best of times, it was the worst of times, यानी कि दो साइड्स इस इन लाइन्स में चार्ल्स डिकिंस हमें दिखाता है, यानी कि ये कंट्रास्ट है, it was the best of times, it was the worst of times, यानी कि ये शायद
यानी कि जब इस इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, शायद चार्ल्स डिकेंस यहाँ पे उस दौर की बात कर रहा है, उस एज की बात कर रहा है, शायद वो खुशहाली का दौर था इंग्लैंड के लिए, वो रोशन ख्याली का दौर था इंग्लैंड के लिए, क्योंकि हमें पता है कि ये विक्टोरियन सोसाइटी में ये टेक्नोलॉजी का दौर था, साइंटिफिकली बड़ा इंग्लैंड ग्रो कर रहा था, लोग जो थे वो एजुकेशनल, यानी कि वो जो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो लोग यूनिवर्सिटीज की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बन रही थी, कॉलेजेस बन रहे थे, यानी कि यू आर सपोज टू गो नाउ बैक टू द 18th century and just compare this Victorian society with your own society for a while. So you could say कि ऐसे ही नहीं बोला जाता है कि जब हम बात करते हैं कि इंग्लैंड की बात करते हैं, यूरोपियन सोसाइटी की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बोलते हैं कि यूरोप ने बहुत कुछ दिया है, यानी कि इन जो आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स जस्ट टू look at, I mean, the contribution they had given to this world. I mean, अगर आप साइंटिफिक इन्वेंशंस की बात करोगे, डिस्कवरीज की बात करोगे, तो वहां पे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही मिलेंगे। तो अब विक्टोरियन सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो जब फिर यही दौर, तो ये एक्चुअली जागीरदारी जो होती है उसका खात्मा हो रहा था। मे बी इट इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट चार्ल्स डिकेंस इज सेइंग इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स फॉर अस। Here we are confining ourselves to just to this first line. It is actually a tale of cities, starts with this line, यानी कि जब आप टेल ऑफ टू सिटीज, अगर आप ये नॉवल आपके पास है, या इवन इफ यू आर गोइंग टू गूगल इट, आई मीन अगर आप पीडीएफ में भी पढ़ना चाहते हो, तो एट द वेरी आउटसेट ऑफ दिस नॉवल यू विल फाइंड दीज लाइन्स, it was the best of times, it was the worst of times। तो पहले हम इट was the best of times की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इस आज का जो लेक्चर है, हमने आज विक्टोरियन सोसाइटी को समझने की कोशिश करनी है, हमने आज विक्टोरियन सोसाइटी का मुताला करना है, विक्टोरियन सोसाइटी में क्या क्या ट्रेंड्स थे, क्या क्या मेजर ट्रेड्स थे। तो जब आप उन चीजों को समझोगे, जब आप देख लोगे कि विक्टोरियन सोसाइटी में किन चीजों का दबदबा था, क्या चीजें हो रही थी, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी कि चाहे आपके पास विक्टोरियन पोइट को हम रखेंगे, विक्टोरियन नॉवेलिस्ट को भी आप ले सकते हो, कोई प्रोज राइटर हो। ड्रामा का वैसा उतना इन्फ्लुएंस नहीं था विक्टोरियन सोसाइटी में। जब आप विक्टोरियन एज का मुताला करते हो, it was actually dominated by two major genres of literature. One was this novel, and the other branch of literature was this poetry. But it was still, I mean, poetry से ज़्यादा novel का दबदबा था विक्टोरियन एज में। लेकिन जो हाँ, जब हम ड्रामा की बात करते हैं तो शायद उतने सक्सेसफुल ड्रामेटिस्ट हम विक्टोरियन एज में नहीं देख रहे हैं जितने हम मे बी जैसे हम एलिजाबेथन एरा में देख, जैसे हम एलिजाबेथन एरा की बात अगर हम करेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे ड्रामेटिस्ट्स मिलेंगे। इनफैक्ट द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट्स English literature had ever produced, you are having the names like William Shakespeare, Christopher Marlowe, Ben Jonson, and who can forget those university wits। अगर आप फिर मॉडर्न एज की तरफ आओगे, वहां पे भी ड्रामा वो रिवाइव हो गया था, and you are having modern dramatists like G.B. Shah, even T.S. Eliot, W.B. Yeats even wrote some plays, Ibsen is there for you। तो जब हम विक्टोरियन एज की बात करते हैं तो इसमें नॉवल का बहुत इन्फ्लुएंस था। जैसे आप विक्टोरियन एज में नॉवल का इन्फ्लुएंस देख रहे हो, तो शायद अगर आप उसकी जो उससे पहले वाली एज थी, रोमांटिक एज, शायद नॉवल का उतना दबदबा नहीं था जितना विक्टोरियन सोसाइटी में था। रोमांटिक एज वाज डोमिनेटेड बाय पोइट्री। जैसे एलिजाबेथन एज में आप ज्यादा ड्रामास देखते हो। तो हम यहाँ पे हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप विक्टोरियन एज की बात करते हो तो आपने कुछ मेजर ट्रेंड्स देखने हैं। पहले विक्टोरियन एज में क्या मेजर ट्रेंड्स थे, मेजर ट्रेड्स थे, तो उन थीम्स को समझ के फिर आप अच्छे से जैसे हमने बाद में टेनिसन की पोएम करनी है, तो जब आप जब जो मेजर थीम्स आप समझ आएंगे आपको विक्टोरियन एज के, जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थे विक्टोरियन एज के, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा टेनिसन को समझना।
या इवन किसी भी राइटर को समझना, चाहे आप जैसे विलियम मैकपीस ठेकरे हैं, ब्रोंटे सिस्टर्स, चाहे आप इमली ब्रोंटे की बात करोगे, शार्लेट ब्रोंटे, एन्ने ब्रोंटे, तो ये भी आपको विक्टोरियन सोसाइटी में ये नॉवेलिस्ट्स हैं। एक्चुअली ये जो इमली ब्रोंटे, शार्लेट एंड एन्ने ब्रोंटे, दे वर थ्री सिस्टर्स। इनको ब्रोंटे सिस्टरहुड के नाम से भी हम जानते हैं, अगर आप लिटरेचर को अच्छे से जानते हो तो। हालांकि इनका बहुत इन्फ्लुएंस है। जब भी आप नॉवल की बात करते हो तो यू कैन नॉट अवॉइड दीज नॉवेलिस्ट्स, इमली ब्रोंटे, शार्लेट ब्रोंटे एंड इवन एन्ने ब्रोंटे। तो अगर मे बी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फेमिनिज्म, इफ यू वांट टू नो दी the darker side of feminism, I mean, if you want to know the personal life of some authors, then read Emily Bronte and even Charlotte Bronte। तो उनकी एक छोटी सिस्टर थी एनी ब्रोंटे। इमली ब्रोंटे की एक अच्छी नॉवल है वुदरिंग हाइट्स, रीड इट, इट्स अ वंडरफुल नॉवल। शार्लेट ब्रोंटे की भी जेन आयर एक उसकी अच्छी नॉवल है। तो उसने बहुत सा, एक प्रोफेसर शार्लेट ब्रोंटे ने एक प्रोफेसर के नाम से भी एक नॉवल छपवाई थी। तो जब आप इमली ब्रोंटे, शार्लेट ब्रोंटे और एने ब्रोंटे की नॉवेल्स को पढ़ते हो, इवन दे हैड रिटन पोएम्स एज वेल, तो लेकिन दे आर फेमस एज नॉवेलिस्ट्स। तो अगर आप जानना चाहते हो कि विक्टोरियन सोसाइटी में औरत कैसे लाइफ जी रही थी, औरत के साथ सोसाइटी कैसी औरत को ट्रीट कर रही थी, औरत का क्या मकाम था, औरत को किस नजरिए से देखा जाता था, क्या औरत को तालीम यानी कि इंस्टीट्यूशंस में दाखिला मिलता था, या इनको अपने घर वाले अलो करते थे बाहर जाने के लिए, क्या कोई रिलीजन का कोई इन्फ्लुएंस था। तो अगर आप ये चीजें देखना चाहते हो कि जैसे वो विक्टोरियन जो वुमन है वो कैसे लाइफ जी रही थी, तो then read these novelists like Emily Bronte sisters, I should say। तो उसके साथ साथ आपके पास एक और फेमस नॉवेलिस्ट हैं जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट यानी कि मैरी एंड इवान्स के नाम से भी फेमस है। तो जब आप जॉर्ज इलियट की बात करते हो, तो जब आप इनकी नॉवेल्स का मुताला करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि वुमन की क्या कंडीशन थी विक्टोरियन सोसाइटी में। वो जॉर्ज इलियट, इवन इमली ब्रोंटे एंड दीज ब्रोंटे सिस्टर्स, दे, मैं आपको थोड़ा सा एक कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ तो आपको खुद समझ आएगा कि हाउ वुमन वाज ट्रीटेड ड्यूरिंग द विक्टोरियन सोसाइटी। उससे पहले क्या ट्रीट किया जाता था, यू कुड अंडरस्टैंड योरसेल्फ वंस यू आर गोइंग टू कंप्रेहेंड दिस पॉइंट ऑफ माइंड। तो इन्होंने मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रोंटे सिस्टर्स इंक्लूडिंग दिस जॉर्ज इलियट, इन्होंने जितनी भी नॉवेल छपवाई है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे हैड पब्लिश्ड देयर वर्क्स अंडर pseudonyms। They had always published their novels with male names despite being women। तो यानी कि इन्होंने कुछ पेन नेम्स रखे थे अपने लिए, जिनको हम अंग्रेजी जुबान में नॉन डी पॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने मेल नेम्स अपने आप को रखे थे। मेल नेम्स के साथ ये बुक्स छपवाती थी, क्योंकि तब ये तस्वर नहीं किया जाता था कि एक विमेन राइटर बन सकती है। तब ये भी तस्वर नहीं किया जा सकता था कि एक विमेन कैसे लिख सकती है, वो क्यों सोसाइटी में जो उसके साथ हो रहा है वो क्यों उसको रिप्रेजेंट करे अपने वर्कर्स में। दिस इज वन, खाली एक जो इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि इन्होंने जो वर्क्स लिखी है, उन्होंने वो पब्लिश जो उन्होंने बुक्स की है वो इन्होंने मेल नेम्स की, मेल यानी कि फॉर इंस्टेंस इफ यू वर रोमांटिक रीडर, आपके पास फिर एक बुक आती है इमली ब्रोंटे की, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि ये इमली ब्रोंटे ने नॉवल लिखी है, इमली ब्रोंटे ने किसी और नाम से वो बुक छपवाई थी, या शार्लेट ब्रोंटे या इवन जॉर्ज इलियट। आपको रियल आइडेंटिटी पता नहीं थी कि ये नॉवल किसने लिखी है। अब आप खाली ये पता है कि ये कोई नाम है जैसे क्यूरियर बेल, इलिज़ाबेल। एक्चुअली दीज वर द पेन नेम्स व्हिच हैड adopted by these Bronte sisters। तो आपको ये इमेजिनरी नेम्स हैं, आपको ये आइडेंटिटी पता नहीं कि ये कौन सा राइटर है। तो एक्चुअली दे हैड पब्लिश्ड दीज वर्क्स, उन्होंने मेल नेम्स के साथ या इवन दूसरे नामों के साथ अपनी बुक्स को पब्लिश किया है।
मे बी उनको शायद डर था कि हम इस सोसाइटी में कुछ और नाम से पुकारेंगे, हमें शायद अपने घर वाले भी ऑस्ट्रिसाइज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। तो ये एक मेजर ट्रेंड आप देखते हो जब आप विक्टोरियन सोसाइटी में औरत की कंडीशन को देखते हो। तो फिर जब हम विक्टोरियन सोसाइटी की बात करते हैं तो लेकिन उसके हमें ये अब ये पता है कि विक्टोरियन सोसाइटी में जो चीज़ें थी, जैसे अभी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, टेक्नोलॉजी का बड़ा दबदबा था। ये वही एज थी जब डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लेके आया था, क्योंकि हम बात कर रहे थे इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स। बाद में हम उस पे भी आएंगे, लेकिन अभी बात यहाँ पे इमली ब्रोंटे सिस्टर्स और जॉर्ज इलियट की आ रही है। वो ये भी वही उसी दौर के राइटर्स हैं। तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी राइटर को ले लो, जो मेजर जो इन राइटर्स में आप चीजें देख रहे हो वही विक्टोरियन सोसाइटी की। अगर आप विक्टोरियन सोसाइटी के हालात को पढ़ना चाहते हो, ये देखना चाहते हो कि वहाँ की हिस्ट्री क्या है, लोग कैसे जी रहे थे। तो अब जब अब फिर चार्ल्स जब से डार्विन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लेके आया था, इवन ये वही दौर था जब कार्ल मार्क्स अपनी बुक्स लेके आया था। जैसे उसकी बहुत सारी बुक्स है, वो उन्होंने बहुत सारी बुक्स को पब्लिश किया था। उसकी एक वो बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, जैसे उन्होंने वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वो 1848 में उन्होंने वो पब्लिश की थी। जैसे डार्विन की बात करते हैं हम, डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज उसी दौर में पब्लिश हुई थी 1859 में। तो यहाँ पे मैं आपको ये जो दो एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, चार्ल्स डार्विन यानी कि डार्विन और कार्ल मार्क्स, इन दो ये जो बड़े अच्छे पर्सनैलिटीज रह चुकी है, इन्होंने जो वर्क्स इनकी जो थे, इनसे फिर जो लोग थे वो बड़े मुतासिर हो गए थे। तो फिर लोगों ने थोड़ा सा डाउट किया, यानी कि दिस विक्टोरियन एज जो थी एक्चुअली इसमें फिर डाउट पैदा हो गए। पीपल बिगिन टू रेज क्वेश्चंस on the existence of God. Here we are talking about Victorian society. You will have to remember one more important fact, if we are talking about Victorian society, we are talking about English people, and more importantly, they were they are, when we talk about in a religious context, so you will remember they are Christians. तो उन्होंने फिर एग्जिस्टेंस यानी कि गॉड की जो एग्जिस्टेंस है उस पर उन्होंने शक किया, क्योंकि साइंस ने बहुत तरक्की की थी। उन्होंने यानी कि जो विक्टोरियन सोसाइटी है, दे बिगेन टू क्वेश्चन एवरीथिंग। यानी कि फिर उन्होंने, जैसे वो जब हम साइंस की बात करते हैं तो वहां पे एक्सपेरिमेंट्स पे ज्यादा बिलीव करते थे ये लोग। इनका मानना था कि अनलेस एंड अनटिल समथिंग इज प्रूवन, वो उस बात पे बिलीव नहीं करते थे। हाँ, इफ समथिंग इज प्रूवन एक्सपेरिमेंटली, साइंटिफिकली, वो उस पर बिलीव करते थे। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा है कि जो विक्टोरियन सोसाइटी थी वो बड़ी रैशनल माइंडेड सोसाइटी थी। they were looking at things from analytical point of view, rational minded थे वो, रीजन पे बिलीव करते थे वो। उन्होंने वो जैसे वो डोगमा, ट्रेडिशन यानी कि बिलीव्स, फिर उन्होंने उन चीजों पे क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, यानी कि इमेजिनरी वर्ल्ड से लेके ये रियल वर्ल्ड में आ रहे थे, एक्चुअलिटी पे बिलीव कर रहे थे। जो यानी कि ये जो जैसे वो सुपरस्टिशियस बिलीव्स जिनको हम बोलते हैं, उनको इन्होंने डिस्कार्ड किया था। शायद अगर जैसे हम ये बात कर रहे हैं तो इफ दैट वुड हैव कि जब हम मेरे जहन में एक नीटशे की बात याद आ रही है। नीटशे भी उसी इरा के आसपास रह रहा था। ही वाज अ साइंटिफिक मैन, ही यानी कि उसने जो भी बात कही है तो वो पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना चाहते थे। तो ही सेड समवेयर गॉड इज डेड, ये उसी की स्टेटमेंट है कि गॉड इज डेड। तो यहाँ से आपको इवन दो देयर इज लेकिन जब आप इसकी एक इंटरप्रिटेशन करते हो नीटशे की इस स्टेटमेंट को, गॉड इज डेड, मे बी एक जब आप इसका मुताला करते हैं तो आपको समझ आता है कि शायद हियर ही इज रेफरिंग टुवर्ड्स पीपल हु आर नाउ डीपली एनग्रॉस्ड इन materialistic values, who are body oriented,
who had forgotten religious beliefs, who had even forgotten the existence of God. Even now, they have been raising questions about the man who is controlling the universe. तो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से भी आपको थ्योरी ऑफ स्पीशीज जो उसकी है, या स्पेंसर उसके बाद एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट आए थे, उन्होंने भी वो स्पीशीज की थ्योरी दी थी। चार जैसे कार्ल मार्क्स ने भी कुछ ऐसे कुछ थ्योरीज हमारे पास जब से वो विक्टोरियन सोसाइटी में आ रही थी, तो फिर लोगों ने बड़े ये क्वेश्चंस इन्होंने फिर रेज किए थे। तो वो तो अलग बात है कि नीट्शे से गॉड इज डेड, शायद उसके रिस्पॉन्स में पॉइंट ऑफ द ईस्ट अल्लामा इकबाल ने भी उसको रिस्पॉन्ड किया था। अल्लामा इकबाल राइट समवेयर, अगर वो मजजूब फरंगी इस जमाने में होता, ही इज एक्चुअली रेफरिंग टू नीट्शे, अगर वो मजदूब फरंगी इस जमाने में होता, यानी कि हैड नीट्शे बीन लिविंग टुडे, यानी कि हियर ही अल्लामा इकबाल इज टॉकिंग अबाउट इट वुड हैव बीन बेटर हैड ही मेट मी, हैड ही फेस्ड मी, यानी कि उसने तो क्वेश्चन किया है ना कि गॉड इज डेड। उसी के रिस्पॉन्स में अल्लामा इकबाल लिखते हैं, अगर वो मजदूब फरंगी इस जमाने में होता, इकबाल उसको समझाता मकाम किबरिया क्या है, then I would have taught him what is the significance of God. I mean, how did you make this statement, God is that? Even ये तो अल्लामा इकबाल का रिस्पॉन्स था नीट्शे को। तो जब हम विक्टोरियन सोसाइटी की बात करते हैं, वैसे ही नीट्शे जैसा बंदा, वैसे ही एक मेन ट्रेंड था वहां पे कि लोग जो भी चीज वो कर रहे थे, जो भी चीज वो सोच रहे थे, वो बड़े रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देख रहे थे। वो इमोशनल साइड को साइड में, यानी कि इमोशनल साइड को वो नहीं देख रहे थे। इमोशनल फीलिंग सेंटिमेंट्स को वो उतनी सिग्निफिकेंस नहीं दे रहे थे। तो यानी कि उन रिलीजन की तरफ भी वो दूसरी नजर से देख रहे थे। पीपल वर उन्होंने फिर रिलीजन को भी साइड में रखा था। जैसे आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं विक्टोरियन सोसाइटी में। रीड मैथ्यू अर्नोल्ड्स पोएम्स, आपको तो वहां पे पता चल जाएगा कि या मैथ्यू अर्नोल्ड की डॉवर बीच, उसमें भी वो दिखा रहा है कि वो रिलीजन जो कॉन्फ्लिक्ट था विक्टोरियन सोसाइटी में, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस बॉडी एंड स्पिरिट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। तो उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि जब साइंस का बड़ा इन्फ्लुएंस था, तो लोगों ने फिर रिलीजन को कम इम्पोर्टेंस दे रहे थे, वो रिलीजन की तरफ ज़्यादा नहीं आ रहे थे। अगर उससे पहले वो यानी कि अपनी जो उनके फराइज थे वो अंजाम अच्छे से दे रहे थे, रिलीजियस ड्यूटीज अच्छे से वो कर रहे थे, तो फिर उन्होंने उसके बाद वो उन चीज़ों की तरफ कम ध्यान दिया। तो वही चीजें आपको मैथ्यू अर्नोल्ड की पोइट्री में भी देखने को मिलती है, वही चीजें आपको टेनीसन की पोएम्स में भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे या चार्ल्स डिकिंस की बात हम करेंगे या किसी और राइटर की आप बात कर लोगे, तो विक्टोरियन सोसाइटी में जो मेन ट्रेंड था जो वो ये था कि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया था रिलीजन और साइंस के दरमियान। वो उससे पहले भी था, लेकिन इस एज में ज्यादा डोमिनेंट था ये, वो अभी भी चल रहा है। इवन यू माइट हैव बीन समवेयर समटाइम्स आस्किंग दीज क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, टू योर फ्रेंड्स, कलीग्स, कि कहीं कभी कभी आपको लगता है कि नहीं साइंस इज मोर इम्पोर्टेंट, या कभी कभार आपको तो लगता है नो रिलीजन इज इम्पोर्टेंट। यू कैन नॉट कंपेयर दीज टू एंटिटीज, यू कैन नॉट कंपेयर दीज टू ब्रांचेस। तो अगर अब आप जैसे विक्टोरियन सोसाइटी की बात करते हैं, हम ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन है, तो टेनीसन की जब हम बात करते हैं, टेनीसन ने भी बहुत ज्यादा इन चीजों के बारे में लिखा है। मैथ्यू अर्नोल्ड की बात कर लो, डॉवर बीच उसकी एक पोएम्स है, उसकी एक पोएम है, उसमें भी वो इसी चीज को हमारे सामने लाता है कि उसमें वो दिखाता है कि नाउ पीपल हैव बीन giving no little or no importance to religious beliefs, culture, tradition. They have been now living a life which is somewhat wavered in character. तो या इवन जेम्स थॉमसन का तो नाम आपने सुना होगा। जेम्स थॉमसन वाज अनदर इम्पोर्टेंट फेमस विक्टोरियन पोइट। उसने एक पोएम लिखी है, उसका टाइटल है A City of Dreadful Night. It's a wonderful poem. It's a poem, I mean, you should read it.
इसमें आपको वो कियोस जेम्स थॉम्सन इस पोएम में आपके सामने लाता है कि एक सोसाइटी जो बड़ी इनोसेंट थी, लोग जो बड़े रिलीजन को फॉलो करते थे, रिलीजियस लॉज को फॉलो कर रहे थे, रिलीजियसली नॉर्म्स को फॉलो कर रहे थे, ह्यूमन रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से देख रहे थे, भाईचारा था, मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ लोग पेश आ रहे थे। तो उसी सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट अगर उस पोएम का आप मुताला करोगे तो उस पोएम में भी वही चीजें आपको जेम्स थॉम्सन आपको आपके सामने वो ला रहा है। जैसे उस कुछ लाइन्स उस पोएम से मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। जैसे वो उसमें लिखते हैं, द मून एंड स्टार्स, आप कंसंट्रेट करो इन लाइन्स पे। तो कभी कभार जैसे एक जो पोइट होता है, एक जो नॉवेलिस्ट होता है, ये आपको 2-3 लाइन्स में सबकी सब सिचुएशन आपके सामने रखता है, एक सदी की दास्तान आपके सामने रखता है। इवन आप एक होल जो लाइफ थी विक्टोरियन सोसाइटी की वो आपके सामने रख रहा है। किसी भी नॉवेलिस्ट या पोइट की भी बात कर लो आप, ये एक क्वालिटी होती है एक राइटर की, ग्रेट राइटर की, जीनियस राइटर की। यानी कि अगर आप फॉर इंस्टेंस बिफोर कमिंग टू दिस poem A City of Dreadful Night, before I am going to recall those few lines from this very poem, from that very poem, I would like to mention a couple of things here. For instance, अगर आप में से कोई राइटर बनना चाहता है या इवन ऑलरेडी राइटर है तो उसको भी ये वो भी इन चीज़ों से अवेयर होगा कि इफ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट राइटर तो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। यू विल हैव टू ब्रॉडन योर दिस होराइजन ऑफ इमेजिनेशन। आपने अपनी इमेजिनेशन पावर को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। यू विल हैव टू लुक एट थिंग्स comprehensively. You need to have a comprehensive soul. You will have to look at things, from all perspectives, and you cannot be judgmental. You will have to just जैसे आप कुछ देख रहे हो, आपने उन चीजों को देखना कि रीडर तक आप वो मैसेज पहुंचाना चाहते हो। इट्स बेटर यू लीव टू द रीडर जो भी आप कुछ कहना चाहते हो। अच्छी राइटर की क्वालिटी होती है कि वो खाली चीजों को आपके सामने लाता है। देन इट इज रीडर्स जॉब टू इंटरप्रेट। वो कैसे आप इंटरप्रेट करोगे, उसमें आप कैसे मैसेज देखना चाहते हो या क्या आप उससे मैसेज हासिल करना चाहते हो। तो उसके साथ साथ दीज आर द टू इम्पोर्टेंट। अनकॉमन सेंसिबिलिटी एक राइटर के पास होती है, यानी कि बड़े गहराई के साथ वो चीजों को देखता है, समझने की कोशिश करता है। आपसे पहले कौन सी एज थी सोचता है, क्या ये चीजें तब हो रही थी या ये जो आज आपके साथ आप चीजें देख रहे हैं क्या आज 10-20 साल के बाद यही चीजें होंगी या कुछ और इम्प्रूवमेंट हो जाएगी या कुछ और इससे ज्यादा चीजें आप उन वाली जो सोसाइटीज होंगी उनको देखने को मिलेंगी। तो देयर इज दिस एलिमेंट ऑफ फ्यूचरिज्म, वो एक राइटर के पास होता है। तो अभी हम जेम्स थॉम्सन की बात कर रहे थे। जेम्स थॉम्सन ने भी बड़े कुछ ही लाइन्स में इस सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट का जब आप खुला मुताला करते हो, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ते हो, तो कुछ ही लाइन्स में आपको जेम्स थॉम्सन विक्टोरियन सोसाइटी के वो कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। वो भाईचारा जो एक दफा एक वो भाईचारा जो विक्टोरियन सोसाइटी में था या उससे पहले जो था, वो शायद लेटर पार्ट ऑफ द विक्टोरियन सोसाइटी में नहीं देखने को मिल रहा था। लोग एक दूसरे को बड़े यानी कि अच्छे तरीके से ह्यूमैन वे में यानी कि एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखते थे, बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आते थे एक दूसरे के साथ। वो चीज़ें फिर ख़त्म हो गई थी। लोग होपफुल हुआ करते थे, फेथ पे बिलीव करते थे, रिलीजियस माइंड हुआ करते थे, बिलीवर्स हुआ करते थे। तो जैसे कुछ लाइन्स में आपके सामने रख रहा हूँ जेम्स थॉम्सन की, तो आपको इन लाइन से समझ आएगा कि विक्टोरियन सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो कॉन्फ्लिक्ट क्या था और ये कैसे जेम्स थॉम्सन उस कॉन्फ्लिक्ट को आपके सामने रख रहा है। वो फॉर इंस्टेंस ही राइट्स द मून एंड stars may shine with scorn and pity. The sun has never visited that city. Here he is actually referring to London. He is here referring, talking about Britain in general. So he's
saying the moon and stars may shine with scorn and pity. The sun has never visited that city, for here faith died, here hope died, here love died. Where faith and love and hope are dead, can life still be lived? तो एक्चुअली क्वेश्चन कर रहा है, विक्टोरियन सोसाइटी को क्वेश्चन कर रहा है। ये चीज आप अपनी सोसाइटी के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। ये चीजें आप भी शायद कभी कभार सोच रहे होंगे कि आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा था। आप भी अपने पेरेंट से कभी कभार सुन रहे होंगे कि ये चीजें नहीं हुआ करती थी जो हम आज देख रहे हैं। तो बिल्कुल वैसे ही यही वाली सिचुएशन आज से पहले 150 साल 200 साल जेम्स थॉम्पसन जैसा राइटर हमारे सामने लिख के गया है। जैसे वो लिख रहा है कि विक्टोरियन सोसाइटी की बात कर रहा है। जब मैंने यहाँ पे एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये कि अगर एक राइटर जो होता है वो अपनी सोसाइटी की बात करता है, अपनी सोसाइटी को डिस्क्राइब करता है, तो शायद वो चीजें किसी और सोसाइटी में उसके बाद हो रही होंगी या होने वाली है। तो जैसे इसमें वो लिख रहे हैं कि हियर फेथ डाइड, यानी कि जो लोग रिलीजियस माइंड हुआ करते थे, बिलीवर्स हुआ करते थे, लोग चर्च में जाया करते थे, अपनी रिलीजियस ड्यूटी दिया करते थे, अब वो चीजें नहीं देख रहे हैं। Here he is actually lamenting on this loss of faith, belief. People have been now becoming, कि वो unbelievers. तो here hope died, यानी कि वही here faith died. तो यानी कि here love died, वही जो एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते थे, लोग एक दूसरे का हाल चाल पूछते थे, वो चीजें अब खत्म हो रही है। तो इन जब ये चीजें आपकी खत्म हो जाती हैं, भाईचारा खत्म हो, रिश्ता खत्म हो, मोहब्बत की नजर से ना देखें हम लोगों को, ये चीजें खत्म हो, तो देन यू कैन इमेजिन योरसेल्फ कि सोसाइटी किन चीजों की तरफ जा रही है, या गलत चीजों में अगर सोसाइटी में जो लोग हैं वो जा रहे हैं। तो वही वही सिचुएशन आपको जेम्स थॉम्पसन जैसा राइटर इस पोएम में लिख रहा है। तो वैसे ही जब हम अभी हम औरत की बात कर रहे थे, विक्टोरियन औरत की बात कर रहे थे, विक्टोरियन वुमन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एक पॉइंट है अल्फ्रेड टेनिसन का, उसकी एक पोएम है द प्रिंसेस। टेनिसन को हम दूसरे लेक्चर में उसकी जो पोएम है उसका हम मुताला करेंगे, उसको हम बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, उसको हम बड़े डीप यानी कि वो कॉम्प्रहेंसिव वे में हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके क्या थीम्स हैं, उसको हम we are going to read that poem from several perspectives. We will see what are the major themes in that poem, what are the major issues Tennyson had, raised in that particular poem. Here we are actually talking about Tennyson and we are talking about Victorian woman. जैसे टेनिसन इस पोएम में लिख रहे हैं मैन फॉर द फील्ड एंड वुमन फॉर द हर्थ। एक्चुअली देयर इज दिस पोएम, इस पोएम का टाइटल है द प्रिंसेस। एक अच्छी पोएम लिखी है टेनिसन ने, तो आपको यहाँ से समझ आएगा। दिस इज एनफ for you to comprehend the position of Victorian woman. Victorian woman को कैसे ट्रीट किया जाता था, चाहे वो बाहर जाए या घर में थी, ऐसी नजर से देखा जाता है, ऐसे नजर से देखा जा रहा था इवन विक्टोरियन सोसाइटी में। क्या पता शायद आप हमारे सोसाइटी में आज ये चीजें देखने को मिल रही हो या किसी और सोसाइटी में। इट्स नॉट, जब आप लिटरेचर की बात करते हो यू कैन नॉट, हम लिटरेचर में एक बात करते हैं यू शुड नॉट कंपेयर इट विद जैसे ये चीजें आप किसी और सोसाइटी में देख रहे होंगे। मे बी यू कुड सी दिस पोजीशन ऑफ वुमन इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट या किसी और मुल्क में, या इवन आपके इर्द गिर्द ये चीजें देख रहे होंगे, या आप खुद ये चीजें फेस कर रहे होंगे, खुद देख रहे होंगे कि जैसे टेनिसन बोल रहे हैं कि दिस इज मैन, विक्टोरियन मैन। टेनिसन इज टॉकिंग अबाउट मैन फॉर द फील्ड and woman for the hearth, man for the sword and for the needle sheath, man with the head and woman with the heart, man to command and woman to obey, all else confusion. So
These are just one, two, three, four, five lines, one stanza of a poem. In this stanza, you could imagine what was the position of woman, how woman was treated in Victorian society. I mean, what was the reputation, status of a woman, a Victorian woman, man for the field. यानी कि टेनिसन बोल रहा है, हमसे बोल, यानी कि हमसे मुखातिब होकर बना रहे हैं कि जो विक्टोरियन मैन था, इट वाज बीइंग परसीव्ड कि मैन इज फॉर द फील्ड, यानी कि वुमन की जो जगह है, वुमन इज फिट फॉर, शी इज फिट within the four walls. She, what she could do at the maximum is she is supposed to do, यानी कि जो भी घर के काम होते हैं वो काम उसको करने हैं, घर के कामों में उसको, यानी कि वो काम उसके लिए it's enough for her. Man for the sword and for the needle. She नीडल यहाँ पे आपने ये ऐसे अंडरस्टैंड करना है कि देखो ये एक पोइट की ग्रेट क्वालिटी होती है, आप हर एक लाइन को साइड में रख दो, ये 5-4 लाइन को साइड में रख दो, मैन फॉर द स्वॉर्ड एंड फॉर द नीडल शी। इस नीडल की वजह से, इस नीडल की सिंबल के जरिए आप समझ सकते हो कि फॉर द नीडल शी, यानी कि दिस वाज द जॉब वुमन वाज सपोज्ड टू लीव, शी वाज सपोज, यानी कि जो वुमन थी उसको फिट माना जाता है किन कामों के लिए, शी वाज फिट फॉर डूइंग दी, जैसे नीडल की कोई काम है उसको करना था, शी वाज फिट फॉर दिस हर्थ, यानी कि जो भी आपको घर में काम करने हैं, जैसे खाना पकाना है, सालन बनाना है, कपड़े धोने हैं, बच्चों की तरबियत, बच्चों के पास रहना, ये विक्टोरियन सोसाइटी की आपके पास कंडीशन रख रहा है एल्फ्रेड टेनिसन। और मैन दैट वाज फॉर द फील्ड, he was for the sword, he was for the action, whatever action a man was supposed to take, he was always engaged in action. जो भी काम करना था उसके लिए man was sufficient, यानी कि a woman could not perform those tasks, those works जो मैन कर सकता था। विक्टोरियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, टेनिसन की बात कर रहे हैं, तो मैन विद द हेड एंड वुमन विद द हार्ट। Anyways, this is a general trait. Maybe you could agree with this. ये खाली आप विक्टोरियन सोसाइटी में नहीं देख रहे होंगे, it's everywhere. You could, यहाँ पे टेनिसन आपके सामने ये पोएम ला रहा है, you could give it to your own interpretation. It is your job whether you are going to agree with Tennyson's lines or not. This is the beauty of literature. You are having license, you are free to give your own interpretation. This is not science, this is not history where facts are facts, where you cannot challenge what had been written. लिटरेचर में आप ऐसा कर सकते हो, लिटरेचर में आपके पास लाइसेंस है, लिटरेचर में आप एक राइटर को क्रिटिसाइज कर सकते हो। हियर अगर आप टेनिसन के साथ एग्री, आपके पास ये लाइसेंस है, आप उसके साथ एग्री कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। या इवन आप इस पोएम को, अगर टेनिसन ने आज से पहले 150 साल या 200 साल ये पोएम लिखी है, आप आप इसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हो, आप इसको प्रेजेंट जो आपके हालात हैं उनके साथ भी आप इसको कंपेयर कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि क्या ऐसे ही सच में वुमन की कंडीशन है, या किसी और सोसाइटी में ऐसे हो रहा है, या अभी भी क्या वैसे ही वुमन को ट्रीट किया जा रहा था जैसे विक्टोरियन सोसाइटी में ट्रीट किया जा रहा था। You are having license to agree with the poet or not. If you are not going to agree with the poet, then it's your, ये एक रीडर का जॉब होता है। Nobody is going to question you why, ऐसा क्यों। For instance, there are so many feminists who had उन्होंने टेनिसन को, they had called Tennyson a misogynist, a man who, misogynist कोई, जैसे a man who hates women, a man who is looking at women contemptuously। तो आपके पास ये राइट है। तो उसकी एक और पोएम है लॉक्स लिहाज, इसमें भी टेनिसन आपके सामने यही पॉइंट्स, जैसे इसमें भी आपको दिखा रहा है कि वुमन की क्या कंडीशन थी विक्टोरियन सोसाइटी में। तो
تو ڈیئر لرنرس ہم ملیں گے ٹینیسن کا جو یہ لیکچر ہے ہم کنٹینیو کریں گے. جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم ٹینیسن کی بات کریں گے, اس میں اور جو ہمارے سلاطین جو پوئم ہے وہ ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے, اس کو ہم اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں, تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.